नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। मध्य प्रदेश पर्यटन के विज्ञापन की एक बड़ी लाइन है, बहुत लोकप्रिय लाइन है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। और आज इस बात को मध्य प्रदेश की सरकार ने साबित कर दिया कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। गजब इस तरह है कि मध्य प्रदेश में आज एक मंत्री महोदय ने शपथ ली और वो मंत्री महोदय कांग्रेस के विधायक हैं। प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, मंत्री कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस के विधायक को मंत्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। पर मध्य प्रदेश निश्चित ही देश का पहला ऐसा राज्य है जहां दूसरी पार्टी के व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, और वो मंत्री किसी मजबूरी में नहीं बनाया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, अच्छा खासा बहुमत है, उससे किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने आज रामनिवास रावत को मंत्री बनाया, जो श्योपुर जिले के विजयपुर से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के साथ बीजेपी कई बार खेला कर चुकी है। सबसे बड़ा दिलचस्प खेला 2014 में हुआ था, जब भिंड से कांग्रेस ने डॉक्टर भगीरथ प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था। भगीरथ प्रसाद ने टिकट पाया और अगले दिन ये ऐलान किया कि वे चुनाव लड़ रहे हैं, पर चुनाव वे बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे, कांग्रेस के टिकट से नहीं। और उन्होंने बीजेपी की तरफ से नामांकन भरा, जीते और 5 साल तक लोकसभा में भिंड का प्रतिनिधित्व किया। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ही खेला, ऐसी घटना हुई इंदौर में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, जब बीजेपी की तरफ से शंकर लालवानी ने नामांकन भरा था और 13 अन्य उम्मीदवार तो थे ही, और कांग्रेस की ओर से अक्षय कांतिलाल बम उम्मीदवार थे। जब नामांकन का वक्त आया, नाम वापसी की घड़ी आई, तो एन आखिरी मौके पे, नाम वापसी के आखिरी क्षण में जाके अक्षय बम ने अपना नाम कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने से वापस ले लिया और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और इस तरह इंदौर में 1952 के बाद पहली बार हुआ कि कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं था। उसी दिन अक्षय बम बीजेपी कार्यालय गए और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, और बड़ी ही बेशर्मी से उन्होंने कहा कि पैसे के लिए मैं ये काम नहीं करता, मैं तो 16 लाख रुपए की घड़ी पहनता हूं। और उनकी संस्थाओं पर कितने प्रकरण चल रहे हैं ये बात दीगर है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ा ही दूध का धुला बताने की कोशिश की। आज जो घटना हुई है मध्य प्रदेश में, एक कांग्रेस के विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली। पहले उन्होंने शपथ में कहा कि मैं राज्य मंत्री के रूप में अपने संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करूंगा। शपथ हो गई, बाद में किसी का ध्यान गया कि इन्होंने राज्य मंत्री की शपथ ले ली है। उन्होंने कहा मैं राज्य मंत्री के रूप में, तो दोबारा 15 मिनट बाद फिर से शपथ हुई और फिर उन्होंने कहा कि मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करूंगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो 6 बार विधायक रहा हो, जिसको कांग्रेस से बहुत ज्यादा शिकायतें रही हो, शिकायतें ही शिकायतें रही, यहां तक आरोप लगा चुके कि कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट बांटे जाते हैं। अब ये पता नहीं कि विजयपुर से उनको टिकट मिला तो उन्होंने कितने पैसे दिए, उन्होंने इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये बात कही। इसके अलावा वे पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलते आ रहे थे। हालांकि कांग्रेस के विधायक थे और कांग्रेस ने फिर भी उन्हें नहीं निकाला। उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले ऐलान कर दिया था कि देश में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने वाली है। उनका अभिनंदन किया गया मुख्यमंत्री द्वारा और वीडी शर्मा द्वारा। तो ये तमाम सारी घटना है। आज हम मध्य प्रदेश के इस तमाम घटनाक्रम के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो विशिष्ट पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ हैं श्री राजीव खंडेलवाल, बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वे हमारे साथ हैं। नमस्कार राजीव जी। और हमारे साथ हैं ममता मल्हार। ममता जी मल्हार मीडिया की सीईओ हैं और एक बहुत लोकप्रिय पोर्टल चलाती हैं जिसका नाम मल्हार मीडिया है, और पत्रकारिता में बहुत सक्रिय हैं। करीब 20 साल से पत्रकारिता में हैं, तमाम अखबारों में काम कर चुकी हैं। अब उनकी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर भी आती हैं, मंचों से भी वे खुलकर बोलती हैं, और वे जो बोलती हैं बहुत ही खरा खरा बोलती हैं।
और राजीव खंडेलवाल जी की तारीफ करने की जरूरत नहीं, आप उनसे परिचित है ही, वो बहुत ही दो टूक बात करते हैं। तो आज की शुरुआत में राजीव जी से करना चाहता हूं। राजीव जी, आप इसको कैसे देखते हैं, सरकार बीजेपी की और मंत्री कांग्रेस का? क्या लगता है आपको, इसकी क्या खूबी है, क्या महान घटना मध्य प्रदेश में आज हुई है? आपने जो स्टार्टिंग नरेशन कहा, अजब गजब का मध्य प्रदेश, उस दिशा में मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। ये भूतो न अजब गजब की वो स्थिति है, भूतो न भविष्यते, ये वो स्थिति है। यहाँ पे कहते हैं ना कि आपने वो लगाया सोने में सिंगार वाला हिसाब है कि आपने ना केवल कांग्रेस के मंत्री को बनाया, बल्कि 2 बार शपथ ली। ये बड़ा विचित्र हिसाब है। और एक बात समझिए प्रकाश जी, कि रामनिवास रावत जो है वो 6 बार के लगातार कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं। 2 बार लोकसभा का वो चुनाव लड़ चुके हैं, एक दफे वो हारे हैं। तो चंबल और संभाग के, वो ग्वालियर संभाग के बाद कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे हैं। और जो व्यक्ति 30 अप्रैल को, बड़ी विचित्र बात यह है कि 30 अप्रैल को वो माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के सामने 2000 से अधिक व्यक्तियों के साथ वो भाजपा की सदस्यता लेते हैं, लेकिन कांग्रेस से वो इस्तीफा नहीं देते हैं, ना विधायक से इस्तीफा देते हैं। जब 2 दिन पूर्व उमर संगार ने ये कहा, पिटीशन दायर किया इलेक्शन विधानसभा के स्पीकर के सामने, तब उनका जो तर्क था, वो और एक और महिला विधायक थी, दोनों ने ये तर्क दिया था कि हमने कांग्रेस से अपने भाजपा की सदस्यता ही नहीं ली है। अब बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि जब आपने भाजपा की सदस्यता नहीं ली है, तो ये देश के लोकतंत्र का, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भारत के दोस्तन का वह सर्वानुमति की ओर प्रयास है, जहां पे साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा में जहां डिप्टी स्पीकर की बात मांग कर रही था विपक्ष और कांग्रेस, वो नहीं दिया। लेकिन मध्य प्रदेश ने वह इतिहास रचा है कि हम सर्वसम्मति की ओर जा रहे हैं, और इसलिए ये भाजपा की सरकार, ये संयुक्त विधायक दल की सरकार बन गई है, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है। ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है, अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। नैतिकता की तो बात आप दूर छोड़िए, हमेशा जो होता रहा है, सदस्यता देने के मतलब जब पार्टी ज्वाइन करते हैं तब आदमी पहले इस्तीफा देता है, लेकिन यहाँ इस्तीफा नहीं दिया गया, विधानसभा से भी इस्तीफा नहीं दिया गया। बड़ी आश्चर्य की बात यह है। और उसका एक बड़ा कारण जो है कि वो रामनिवास चूंकि 6 बार के वो चुने गए विधायक हैं, तो उनने वो उतनी अकलमंदी खर्च किया, और वो गलती जो कमलनाथ छिंदवाड़ा में जो उइके जी ने की, वो 3 बार के विधायक थे, उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया, और इसलिए उपचुनाव हुआ। उपचुनाव होने के कारण वो चूंकि आचार संहिता लग गई थी, इसलिए शायद वो उनको मंत्री नहीं बना पाए। और रामनिवास रावत जी शायद बात को जानते रहे होंगे कि जब तक वो मंत्री नहीं बनाएंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे, और उपचुनाव उसके बाद लड़ेंगे। अब वो इस्तीफा उनको आएगा। तो ये प्रदेश की बड़ी विचित्र स्थिति हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात, मैं तो जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है जीतू पटवारी जी, वो बहुत चिल्ला रहे थे, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके बिगड़ अनुनय विनय के, आपको यदि आपकी पार्टी को भाजपा ने शामिल कर लिया है, तो आपको तो खुशी के लड्डू खिलाना चाहिए साहब। आप एक सरकार के पार्ट हो गए हैं, और लोकतंत्र में सहमति सबसे बड़ी आवश्यक होती है। मुझे लगता है कि ये मोहन यादव जी का एक बड़ा सकारात्मक कदम है, जहां वो आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता को शामिल किया है। कांग्रेस को और लोगों को भी इसमें शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी। जीतू पटवारी ने अपने जो ट्वीट में कहा है, उन्होंने जो आपत्तियां की है, दो पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर महोदय जो हैं, उनको संज्ञान लेना था और इस पर कार्रवाई करनी थी। उन्होंने उन पर आपत्ति की है। दूसरी आपत्ति उनकी माननीय महामहिम राज्यपाल पर है। उन्होंने कहा राज्यपाल को इस बारे में सोच विचार कर फैसला लेना था। मैं उनका पूरा ट्वीट पढ़ देता हूं। जीतू पटवारी, एक बात तो मैं और ऐड करना चाहता हूँ। आपने तो कहा ट्वीट मैंने पढ़ा है, स्थापित परंपरा है। मैं एक बात ऐड करना चाहूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दर्शकों के लिए ये ट्वीट पढ़ रहा हूँ। ठीक, ओके,
हाँ, मैं अपने मैं अपने दर्शकों के लिए ट्वीट पढ़ रहा हूं, जो दर्शकों ने ट्वीट नहीं पढ़ा है। यह जीतू पटवारी का ट्वीट है। यह स्थापित परंपरा है कि सरकार और विपक्ष अलग होते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या व कुर्सी की सौदेबाजी के लिए कुख्यात बीजेपी फॉर इंडिया ने कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। यह लोकतंत्र और संविधान का प्रामाणिक अपमान है। जबकि कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष के पास पर्याप्त आधार और प्रामाणिकता के साथ प्रतिवेदन किया था। दुर्भाग्य से उन्होंने भी कर्तव्य पालन नहीं किया। आगे उन्होंने लिखा कि महामहिम राज्यपाल को भी संविधान और लोकतंत्र की परंपराओं का पालन करना था, क्योंकि वे दल नहीं, संविधान के आदेश का पालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। लेकिन संविधान के शीर्ष पद में भी असहमति दर्ज नहीं की गई। मैं मध्य प्रदेश की जनता को फिर से बताना चाहता हूं कि यह कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। यह बार बार खरीद फरोख्त और दल बदल की राजनीति का अपराध कर रही है। ये ट्वीट जीतू पटवारी का है। राजीव जी, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही। आप अपनी बात कहें, उसके बाद फिर मैं ममता जी के पास आऊंगा और ममता जी से पूछूंगा कि आखिर रामनिवास रावत जी का पॉलिटिकल कद क्या है, उनका वजन क्या है, क्यों मुरैना संसदीय सीट बीजेपी के पास जाने के लिए वे जिम्मेदार हैं, क्यों, किस तरह वो एक कद्दावर नेता है। पर पहले राजीव जी आपसे जानना चाहता हूँ। जी देखिए, जो जीतू पटवारी जो अध्यक्ष जी ने कहा है, आप ये जीतू पटवारी ये बताएं कि उनके सदस्यता रद्द करने के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन विधानसभा अध्यक्ष के सामने कब दी गई? 2 दिन पहले उनकी एप्लीकेशन दी गई और इसलिए इस पे एक्शन अभी तुरंत एक्शन, उसमें नोटिस आते हैं, उस पर कार्रवाई, उनको हियरिंग करना होता है, इसलिए उस पर समय लगता है। तो यह कहना कि अध्यक्ष जी ने कार्रवाई नहीं की, ये मुझे लगता है प्रीमेच्योर्ड है कम से कम, क्योंकि आपने एक्शन इस्तीफा जो 30 अप्रैल को उन्हें ज्वाइन किया था, आपने तुरंत उसके बाद विधानसभा स्पीकर मैंने आपने उनके विधानसभा सचिवालय में आपने नहीं दिया पिटीशन। तो ये आपका लेक्चर्स है, स्पीकर का लेक्चर्स नहीं है। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, जो मुझे सोचता हूँ कि बड़े एक्सपर्ट से आपको एक जानकारी इसमें लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे कि 9/5 को जब शपथ दिलाई गई, तब 9/15 को शपथ एक मंत्री रहते हुए उसको शपथ फिर से दिलाई जा सकती है। एलिवेशन होते हैं, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाए जाते हैं, उसमें राज्य मंत्री उसके इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन चूंकि 9/5 को आपने राज्य को इस्तीफा दिया, राज्य शपथ दिलाई, ये हमें नहीं मालूम, अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया कि उनने क्या 9/5 के बाद इस्तीफा दे दिया था राज्य मंत्री पद से, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9/5 बजे शपथ दिलाने के बाद फिर महामहिम से रिक्वेस्ट किया कि फिर लेटर आप उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपको इन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाना है, उसके बाद होती। ये जो चीजें हैं, क्या इस तरह की इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई है नहीं, ये बड़ा शोध का विषय रहेगा। और अभी चीजें चूंकि राजभवन से भी कोई प्रेस विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई जब पब्लिक डोमेन आई हो, और ना ही मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई संबंध में स्पष्टीकरण आया है, तो ये देखने की बात होगी। जी प्रकाश ममता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रामनिवास रावत इतने अपरिहार्य क्यों हो गए हैं पार्टी के लिए? आ, आ, क्यों रामनिवास रावत के बिना बीजेपी का काम नहीं चलता? पिछले चुनाव में उनकी सेवाएं क्या रही? कांग्रेस पार्टी को वह किस तरह से प्रभावित करते रहे? बीजेपी के लिए क्या क्या करते रहे? इस बारे में कुछ बताइए। आपका आपका कैमरा म्यूट है ममता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ देखिए प्रकाश जी, रामनिवास रावत मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई छोटा मोटा नाम नहीं रहे हैं। जैसा कि बताया कि 30 साल के करीब तो वो कितने बार तो विधायक बन चुके हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। एक जो पिछले करीब 10 साल से कांग्रेस में जो चल रहा था कि जो योग्य लोग हैं उनको कॉर्नर करने की जो राजनीति चल रही थी, खासकर 2018 से जब से कमलनाथ आए थे, तो जो उनके कद के या उनसे बड़े कद के नेता थे वो लगभग कॉर्नर हो गए। उसके बाद रामनिवास जी चुनाव हार भी गए। रामनिवास जी ने तब भी कांग्रेस नहीं छोड़ी जब सिंधिया जी छोड़ के गए, वो सिंधिया गुट के माने जाते हैं। इस बार रामनिवास रावत जी जीत के आए, अच्छे खासे मतों से जीत के आए, और उनको पूरी उम्मीद थी कि उनको कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो बनाया जाएगा। रामनिवास रावत जी का संसदीय ज्ञान, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं का ज्ञान
सुंदरलाल तिवारी के बाद उनको देखा है मैंने। गोविंद सिंह एक ऐसे नेता हैं जो बीच में याद दिलाते रहते हैं आसंदी को, तो उनके अनुभव को लेके उनको ये पूरी उम्मीद थी विधानसभा चुनाव के बाद कि नेता प्रतिपक्ष तो उनको बनाया जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को बना दिया गया, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को बना दिया गया। उसके बाद वो इस उम्मीद में रहे कि कोई सम्मानजनक पद तो मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनका ये स्टैंड तो आफ्टर विधानसभा रिजल्ट करीब 1 महीने बाद होने की संभावना थी, ऐसी संभावना जताई जा रही थी करीब 1 आध महीने बाद कि रामनिवास रावत जी कांग्रेस को राम राम कर लेंगे, लेकिन वो लेट हो गए। और लेट देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी हुई उसमें। अब चूंकि भाजपा जो है और उसका संगठन है, आरएसएस संगठन बड़ा जमीनी संगठन है, तो इनने 29 सीटों का बहुत अच्छा जमीनी आकलन कर लिया था और इनने एक टारगेट भी रखा था कि मिशन 29 मध्य प्रदेश में इनको 29 सीटें चाहिए ही थी। भिंड मुरैना 2 ऐसी सीटें थी जो बहुत बुरे तरीके से बीजेपी की फंस रही थी। अगर बीजेपी जीत भी रही थी तो मुश्किल से 400-500 का अंतर रहा उसमें। तो रामनिवास जी के आने से ये फायदा हो गया कि जो वहां का रावत वोट है वो यहाँ डाइवर्ट हुआ और रामनिवास रावत जी ने उसमें पूरी भूमिका निभाई वो सीटें जितवाने में। तो ये एक बीजेपी के लिए बेनिफिशियरी रहा और इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि उनके जैसे अनुभवी नेता बिना किसी बड़े कमिटमेंट या बिना किसी डील के तो नहीं आए होंगे, क्योंकि जब सिंधिया गुट के होने के बावजूद भी रामनिवास रावत जी ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, तो यहाँ से भी घनघोर और पूर्ण उपेक्षा और यहाँ से पूर्ण आश्वासन मिलने के बाद ही वो यहाँ पे आए हैं। तो अगर कैबिनेट मंत्री का पद इस टाइम मिला है, सरप्राइजिंग इसलिए है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि भाजपा के भी करीब 5-5 टर्म के विधायक बैठे हुए हैं वेटिंग में, तो इसलिए अकेले रामनिवास रावत जी की शपथ थोड़ी हजम नहीं हुई। निर्मला सप्रे का भी नाम चल रहा था, सागर से भी एक सीनियर विधायक का नाम चल रहा था, लेकिन ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो गया। लेकिन खबरें तो खबरें हैं, कुछ भी चलती रहती हैं। वो रात को 1 बजे कंफर्म हुआ कि नहीं एक ही मंत्री शपथ लेगा। तो ये सब सारी घटनाक्रम और सारी चीजें रही हैं। जी प्रकाश जी, क्या कांग्रेस को पता था कि ये जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ने ना तो उनको पार्टी से निकाला, ना कोई शोकाज नोटिस दिया। तो ये कांग्रेस की लापरवाही है या कांग्रेस सोचती कि जो जिसे जाना है जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखिए कांग्रेस की एक समस्या है कि कांग्रेस अभी भी आत्ममुग्धता की स्थिति से बाहर नहीं आ रही है। वरिष्ठों को सम्मान देना नहीं है, उनको सम्मानजनक जिम्मेदारी और पद देना नहीं है, और माहौल वही बन गया है जिसको जाना हो जाए, जिसको आना हो आए। तो वो एक बात रही कि अगर जाने के संकेत कोई इतना सीनियर विधायक दे रहा है या जूनियर विधायक भी दे रहा है, आखिर वो 2-2.5 लाख लोगों के वोट पाके आता है, तो आपको एक बातचीत का द्वार तो खुला रखना चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि केंद्रीय संगठन ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को उसके हाल पे छोड़ दिया है, और मुझे बहुत लंबे समय से ये महसूस हो रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा मैनेज पक्ष और विपक्ष चलता है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है और ना कोई संकोच है कि हमें वैसे चीजें नहीं दिखती कि प्रतिपक्ष जो है वो जनता का प्रतिनिधि बन के चीजें करता है। एक लगता है कि बस ड्रामेबाजी जैसी चलती है। अगर इतना कुछ हो रहा है, इतने विधायक जा रहे हैं आपके और विश्वसनीय लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी विरोध के स्वर तो उठने चाहिए कि, और आप गुंजाइश नहीं छोड़ रहे। अगर सामने वाला बार बार संकेत दे रहा है तो वरिष्ठ नेताओं को कहीं से तो उसमें बातचीत करके दखल देना था। दिग्विजय सिंह जी चुनाव हार गए तो उसके बाद उनका बहुत ज्यादा यहाँ कनेक्शन नहीं है। छिंदवाड़ा सीट भी गई तो कमलनाथ जी भी उतने एक्टिव नहीं है, बयानबाजी उनकी चल रही है, लेकिन भोपाल में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन एक बार कम से कम जो आपके विधायक बचे हुए हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं और सेवा दल से निकल के जो लोग आए, कम से कम उनसे आपको कंटिन्यू बैठक तो करनी चाहिए, कुछ तो आश्वासन दे कि कम से कम ऐसा कुछ तो रहे। जी प्रकाश जी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि यहाँ नूरा कुश्ती चल रही है राजनीति में, ऐसा लगता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक सुभाष रानडे जी।
सुभाष जी के पास राजनीतिक रिपोर्टिंग का, राजनीति को समझने का, राजनीति को देखने का लंबा अनुभव है। सुभाष जी, आप कैसे देखते हैं सरकार बीजेपी की और मंत्री कांग्रेस की? ये क्या उलटबांसी है, कैसे देखते हैं आप इसे? मैं इसको राजनीतिक नैतिकता के हिसाब से देखता हूं और दूसरा संवैधानिक कसौटी पर भी इस चीज को देखना चाहता हूं। मेरा मानना है कि संविधान सिर्फ लिखित नहीं होता है, संविधान की इबारत सब कुछ नहीं होती है, लेकिन लोकतंत्र अगर चलाना है तो कुछ परंपराएं भी होती है और उसकी एक खास तहजीब होती है। वो तहजीब हमारे यहाँ खत्म हो गई। 2 महीने पहले जब रामनिवास रावत ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, मतदान के ठीक 7 दिन पहले, तब एक सवाल अभी उठाया था कि उनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं। पार्टियां निकालती नहीं है, पार्टियां निकालती इसलिए नहीं कि अगर पार्टी ने उनको निकाला होता तो दल बदल कानून के अनुसार उनकी विधायकी कायम रहती, वो विधायक बने रहते। लेकिन हमेशा राजनीतिक दल जो दल छोड़ के जाते हैं उनको मतलब वो व्हीप का उल्लंघन करते हैं या ऐसे। तो उन्होंने सिर्फ सभा में घोषणा की थी, श्योपुर की एक आम सभा में, उन्होंने कोई किसी व्हीप वगैरह का उल्लंघन नहीं किया था। लेकिन अब उन्होंने जो मंत्री पद की शपथ ली है तब वो अयोग्य हो गए मेरे लिहाज से, क्योंकि जो दल बदल कानून है 1985 में बना है, वो ये कहता है कि आमतौर पर सरकार में वही रहते हैं जो सरकारी पार्टी के लोग होते हैं। तकनीकी दृष्टि से रामनिवास रावत आज भी कांग्रेस के विधायक है और कांग्रेस के विधायक को उन्होंने शामिल किया है तकनीकी रूप से। तकनीकी रूप से उन्होंने भले ही कांग्रेस छोड़ने की घोषणा की होगी, लेकिन विधानसभा में इस बात की लिखित कोई सूचना नहीं है कि रामनिवास रावत अब कांग्रेस के सदस्य नहीं है। तो रामनिवास रावत का ये जो नैतिक दायित्व राज्यपाल का था कि वो पहले भाजपा का था कि अगर उनके पास कोई आता है विधायक तो उसको इस्तीफा दिलवा के फिर उसके शपथ दिलवाते और 6 महीने के भीतर वो विधानसभा का चुनाव लड़ता। ये सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती। लेकिन इस प्रक्रिया का पालन न करते हुए ये दल बदल विरोधी कानून को ताक में रखकर और ये अनैतिक शपथ दिलवाई गई है, ऐसा मेरा मानना है। इसको क्योंकि उनके खिलाफ अयोग्यता का भी एक जो अर्जी है कांग्रेस ने दे रखी है, उसके ऊपर राज्यपाल कोई फैसला नहीं कर रहे हैं अभी तक, न स्पीकर ने कोई फैसला किया। अब सवाल यह है कि स्पीकर जो है इनके आजकल जो हो गए हैं वो फैसले ही नहीं करते हैं। महाराष्ट्र की घटना इसका उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट के इतने जोरदार फटकार के बावजूद महाराष्ट्र के स्पीकर ने अभी तक अयोग्य घोषित नहीं किया है शिंदे के विधायकों को, जबकि वहां पर साबित हो गया था कि उन्होंने जो है, क्योंकि किश्तों में पार्टी छोड़ी। अगर 1 तिहाई लोग अगर सहमति से पार्टी छोड़ते हैं एक साथ तो ये दल बदल की परिभाषा में नहीं आता है। लेकिन अगर विधायक 5-5, 7-7, 8-8 की किस्तों में अगर बाहर जाते हैं तो जाहिर है कि ये उसका कानून का उल्लंघन है। तो मैं इसको कानून की कसौटी पर और संविधान की कसौटी पर देखना चाहता हूँ। मेरी राय में ये बिल्कुल अनैतिक और असंवैधानिक काम हुआ है। पहले रामनिवास रावत को इस्तीफा देना चाहिए था, इस्तीफा देकर और फिर भाजपा की सदस्यता लेनी चाहिए थी, और फिर वो चाहे वो सदस्यता न भी लेते तो एक निर्दलीय व्यक्ति की हैसियत से भी उनको शामिल किया जा सकता था मंत्रिमंडल में। लेकिन आज की तारीख में वो विधानसभा के कांग्रेस की पार्टी से चुने हुए सदस्य है और इसलिए ये उनका मंत्रिमंडल में शपथ लेना मेरे लिहाज से घोर अनैतिक और घोर असंवैधानिक है। प्रकाश जी। सुभाष जी, क्या राज्यपाल ने अनदेखी की? क्या लोकसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में ये बात सही है कि कहा जाता है कि तोमर जी को लोकसभा चुनाव से जब भेजा गया था विधानसभा में, तब उन्होंने बड़ी मदद की थी कि वो ये भी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में मुरैना की सीट पर उन्होंने भीतर ही भीतर कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया। तो क्या स्पीकर ने अपनी भूमिका नहीं निभाई ठीक से? नहीं, स्पीकर का इसमें कोई रोल इसलिए नहीं आता है अभी कि उन्होंने इस्तीफा दिया ही नहीं। स्पीकर के सामने बात आई नहीं कि रामनिवास रावत इस्तीफा देकर जा रहे, क्योंकि विधायकी से उन्होंने तो विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया उन्होंने अपने दल बदल के बारे में, इसलिए स्पीकर का इसमें रोल नहीं है। इसमें राज्यपाल का रोल है कि राज्यपाल ये आपत्ति उठा सकते थे कि कांग्रेस का सदस्य जो है आज रिकॉर्ड पर उसको कैसे शपथ दिला रहे हैं, ये राज्यपाल सवाल उठा सकते थे, क्योंकि उनके पास इनके बारे में पहले ही कांग्रेस की अर्जी पहुंच चुकी है। लेकिन राज्यपाल हो या स्पीकर हो, आजकल हमने देखा है कि हर प्रदेश में ये सब सत्तारूढ़ पार्टी के लोग होते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के ही बने रहते हैं, जबकि उनको कायदे से अब संवैधानिक भूमिका में जब आ जाते हैं तो उनको
किसी पार्टी विशेष का नहीं सोचना चाहिए, उनको संविधान की इबारत पे ध्यान देना चाहिए और लोकतांत्रिक परंपराओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रकाश जी। सुभाष जी, इंदौर में अक्षय बम के साथ जो हुआ, अक्षय बम को बीजेपी ने अपनी पार्टी में ले लिया, इसके पहले उन्होंने नामांकन ले लिया था। इसके पहले भिंड की घटना है, भगीरथ प्रसाद को कांग्रेस ने टिकट दिया था और बीजेपी से वो चुनाव लड़े और जीते। तो क्या राजनीति में नैतिकता की सीमाएं खत्म हो गई, नैतिकता खत्म हो गई पूरी तरह? वो तो कभी की खत्म हो गई है, कोई आज नई बात नहीं है, लेकिन ये उनका काम कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से गलत नहीं था। ये अनैतिक जरूर था लेकिन असंवैधानिक नहीं था। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि जो संविधान की, जो लोकतंत्र की परंपरा है, उसका उल्लंघन हुआ है। यहाँ पर लोकतांत्रिक परंपरा तो ये भी है कि आप चुनाव के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। तो इस हिसाब से उनके निर्णय भी गलत थे, अनैतिक थे। लेकिन संविधान की आज यहाँ पर बात हो रही है कि संवैधानिक कसौटी पर यह सही नहीं हुआ और इसका अंदर जो उसकी लोकतंत्र का जो मुख्य बुनियादी सिद्धांत है उनका हनन हुआ है। प्रकाश जी। जी राजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे, इस कार्यक्रम को हमें समाप्त करना होगा। एक आखिरी सवाल, क्या बीजेपी को इसकी जरूरत थी? क्योंकि बीजेपी के तो स्पष्ट बहुमत है, अच्छे खासे विधायक हैं, एक विधायक के आने ना आने से बीजेपी को क्या फर्क पड़ता? क्या कुछ जातीय समीकरण की बात है कि रावत साहब जिस ओबीसी वर्ग के हैं और ओबीसी वर्ग पर राहुल गांधी बार बार कहते आ रहे हैं कि ओबीसी को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, क्या इससे बीजेपी प्रभावित हुई? देखिए प्रकाश जी, राजनीति में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्वांटिटी तो ऑलरेडी उनके पास है, भाजपा के पास, और इसी बात क्वालिटी की आती है जब चंबल क्षेत्र जहाँ है, जहाँ अभी बताया गया ममता जी द्वारा भी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के चुनाव में उनका अप्रत्यक्ष रूप से काफी सहयोग रहा है, और इसलिए ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसका उनका प्रसाद उनको मिला है। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ अंत में कि इसमें राज्यपाल से ज्यादा भूमिका अध्यक्ष जी की है। राज्यपाल जी के पास तो जो मुख्यमंत्री जी जो नाम भेजते हैं उसको शपथ दिलाना होता है, इससे ज्यादा कुछ उनके हाथ में डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन ये स्पीकर का काम होता है डिस्क्वालीफाई करना, और चूंकि उनके पास पिटीशन अभी आई है इसलिए उसको डिसाइड करने में समय लगेगा। राज्यपाल इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है डिस्क्वालीफाइड है या नहीं। ये सोलली ये डिसीजन जो होता है ये राज्य स्पीकर के पास होता है। राज्यपाल को ये जरूर जवाब देने की आवश्यकता है कि जो 9/5 को शपथ दिलाई गई और 9/20 को शपथ दिलाई गई, उन दोनों के बीच में उनने एक्शन किस तरह से लिया, उसको क्या गलती मान के उसको अवैध माना गया पहली शपथ को, या फिर उनके पास अगेन रिक्वेशन किया गया सीएम द्वारा और फिर शपथ दिलाई गई। ये राज्यपाल के वहीं तक उनके लिमिटेशंस हैं। बाकी वो किसी भी व्यक्ति को जो सीएम जिसको रिकमेंड करते हैं शपथ दिलाना उनका दायित्व है। जी प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ममता जी, ये बताइए कि आपके क्या संबंध है, भोपाल में क्या माहौल इस बात को लेकर? क्या भोपाल कांग्रेस में कोई गहमा गमी है, या कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ रावत साहब चले गए, या बीजेपी में कोई खुशी का माहौल है, या बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता? एक मिनट, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, कांग्रेस हाँ, को ठीक कांग्रेस को आवेदन देना था अध्यक्ष को, उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। निर्मला सप्रे का भी नाम चल रहा था कि इनकी भी विधायकी के लिए आवेदन दिया जाएगा। कांग्रेस की क्या गहमी है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, बयानबाजी चल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग माहौल मुझे बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखता है कि मतलब इतना समर्पित विधायक और कितने भी अनुभवी हो विधायक कार्यकर्ता, उनसे बात भी करो तो अब तो वो ये कहने लगे हैं कि हम तो साहब सिर्फ सरकार बनाने के लिए है और हमारी सरकार बची रहे। तो जब उनसे कहा कि आपके पास तो पर्याप्त संख्या बल है तो सरकार बचाने का संकट कहाँ से आया, तो ये एक डिफेंडिंग मोड में मुझे बीजेपी वाले ज्यादा लग रहे हैं। कांग्रेस अपना जो स्टैंड लेगी तो लेगी, लेकिन टेक्निकली जैसा कि सुभाष सर ने बताया
तो इस पे कांग्रेस को स्टैंड लेना चाहिए। ये बाकी टेक्निकली बड़ा मुद्दा है कि संवैधानिक तौर पे आप कांग्रेस के विधायक हैं और भाजपा के मंत्री के रूप में शपथ ली है। और दूसरा जो राजीव सर ने ध्यान दिलाया कि वो शायद पहले राज्य मंत्री की शपथ 9/5 को ले चुके थे, ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो गहमा गहमी का माहौल ऐसा है कि जनता और मीडिया में गहमा गहमी ज्यादा दिख रही है बनिस्बत पार्टियों के, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइजिंग मोड दिखता है कि भाई चल रहा है, अभी देखते हैं आगे 5 महीने क्या होगा। तो बहुत ज्यादा निश्चिंता में कोई नहीं है। हालांकि गलत तो यहाँ पे भी हो रहा, दबी जुबान में यहाँ के विधायक भी स्वीकार करते हैं कि भाई देखो पहले बार वालों को बना दिया, कांग्रेस वालों को बना दिया विधायक, हर अंचल से ये हुआ है। अब आगे उसका क्या निकलता है, क्योंकि भाजपा का जो कोर भाजपाई है वो बहुत विद्रोही प्रवृत्ति का नहीं रहता है, वो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में रहता है, चल रहा है, सरकार चल रही, ये बड़ी बात है। कांग्रेस को टेक्निकली इसमें स्टैंड लेना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता कि मेरे सामने नहीं आया हो, अभी तक इन्होंने इन दोनों विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन लेने का ऐसा कुछ कागजी तौर पे नहीं किया है। बोला तो जरूर था नेता प्रतिपक्ष ने, लेकिन कागजी ममता जी 2 पिटीशन दायर हो चुकी है उसमें जी, स्पीकर के सामने पिटीशन दायर हो चुकी है 2 दिन पहले। जी 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 हाँ, मुझे जानकारी नहीं थी इसलिए मैं कंफर्म नहीं थी। जी प्रकाश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी मेहमानों का धन्यवाद, राजीव जी, सुभाष जी, ममता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़े और अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। मित्रों, इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले कार्यक्रमों के बारे में आपको सूचना मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।